चलिए अब अपना अगले चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 9 फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। आखिर मौलिक कर्तव्य क्या होता है हम इस चैप्टर में जानेंगे और इनकी क्या ज़रूरत थी और इनको कैसे याद करना है। इसकी ट्रिक भी है नीचे, यहाँ पे मैंने PDF में दे रखी है ये। और जो लोग नहीं जानते, जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मैं पिन कमेंट्स में भी डाल दूंगा। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी हमारे मौलिक कर्तव्य। जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पार्ट 4A में हमें देखने को मिलते हैं। आखिर हमारे कर्तव्य क्या हैं? देखिए, कर्तव्य मतलब जैसे अगर मैं बात करूं अपनी, तो जैसे परिवार के अंदर मेरा अपने परिवार के प्रति एक कर्तव्य है। जैसे मैं एक लड़का हूं तो मुझे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, अपने माता पिता की इज्जत करनी है, उनका कभी भी नाम डुबाना नहीं है, कुछ भी परिवार को ऐसा काम नहीं करना जिससे कुछ दिक्कत परेशानी आए। तो ये क्या है? मेरे कर्तव्य हैं। ऐसे ही हमारा देश हमारा पूरा पालन पोषण करता है, तो एक नागरिक की भी जिम्मेदारी है, उसके प्रति कुछ उसकी जिम्मेदारियां हैं। तो वही क्या है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी हुई हैं। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये जिम्मेदारियां उसके अंदर नहीं थी। फिर बाद में लोगों को लगा, यानी कि एक कमेटी आई, स्वरण सिंह कमेटी, उसकी रिकमेंडेशन के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 4A में डाला गया और उसी के बाद से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ओनली फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जब 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, तो उस समय हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स थे, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। लेटर इन 1976 द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स वर एडेड। उसके बाद, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में हमारी कई सारे चीज़ें ऐड हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा 42nd अमेंडमेंट 1976 का जो अमेंडमेंट था, उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी उसके अंदर। तो उसी के थ्रू हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी और एक नया पार्ट ऐड किया गया था, पार्ट 4A। उसके बाद 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी जिसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से, और हमने अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहाँ से बोरो किया है? USSR से। हमने जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीज़ें बाहर से बोरो की हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स अपने US चार्टर से बोरो की हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हैं, और ऐसे ही मैं गलत बोल गया, हमारे DPSP हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं, और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से की हैं? हमने USSR से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है, इतनी बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज़ के अंदर जैसे USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। और वहीं अगर हम जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो वहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कमेटी की रिकमेंडेशन थी, स्वरण सिंह कमेटी। उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। तो क्या आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, किसकी रिकमेंडेशन से, किस कमेटी की रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई? स्वरण सिंह कमेटी। उसके बाद बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, जो कि मैंने आपको पहले बताया, इसको बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो चीज़ें ऐड हुई वो आप एक बार यहाँ से रीड कर लीजिएगा, वो हम आगे ही पढ़ेंगे। और स्वरण सिंह कमेटी ने जो बताया है ना, वो हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं मेनली, जो मेन है इस चैप्टर के अंदर, जो मेन कंटेंट है इस चैप्टर का, वो यही है कि ये आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इनका अच्छे से आइडिया होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है।
एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको क्या ABCD करके के तक आपको क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलेंगी। टोटल 10 हैं ये, है ना, 10 है। पहली है ए, टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। जैसे कि पढ़ के ही समझ में आ रहा है, ये बोल रहा है जो इसका ए वाला क्लॉज है वो ये बोल रहा है कि हमें क्या करनी है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करनी है। हमें जो आइडियल्स, जो हमारी सूझबूझ है, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारा नेशनल एंथम है, इसकी हमें इज्जत करनी है। अगला है टू चेरिश एंड फॉलो दी नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और जो नेशनल स्ट्रगल हुआ था हमारे फ्रीडम के लिए, हमारी आज़ादी के लिए, उन लोगों के आइडियल्स को क्या करना है, हमें प्रेज़ करना है, चेरिश करना है ना। जैसे हमारी जो आज़ादी के समय की जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उन्होंने देश क्यों आज़ाद कराया, तो उनके कुछ आइडियल्स थे, वो चाहते थे अपने देश के लिए डेमोक्रेसी चाहते थे, अपना राज चाहते थे। इस तरीके की चीज़ों को, इन आइडियल्स को क्या करना है, हमें चेरिश करना है। टू अपहोल्ड, उसका अगला देखते हैं सी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। जो हमारे देश के जो मूल हैं ना, जो मेन चीज़ें हैं, जैसे सॉवरेनिटी, किसी बाहर वाले देश का हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, यूनिटी, एकता, इंटेग्रिटी, अखंडता, इन सब चीज़ों को क्या करना है, हमें बनाए रखना है। डी क्या है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। और जब देश को ज़रूरत है आपकी सर्विस की, तब आपको करनी है ना, ये ड्यूटी है आपकी। और टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो देश के अंदर आपको भाईचारा, हार्मनी, ऑल पीपल जो रिलीजियस हैं, लिंग्विस्टिक हैं, इन सब के प्रति आपको अच्छा व्यवहार रखना है ना, इन सब के पीछे शांति बनाए रखनी है। एफ है हमारा, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंट्री कंपोजिट कल्चर। जो जैसे पुरानी चीज़ें हैं, जो हमारी धरोहरें हैं, है ना, उनको क्या करना है, हमें बचा के रखना है। जो यहाँ के कल्चर्स हैं उनको भी बचा के रखना है। उसके बाद जी है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। हमें क्या करना है, हमें बचाना है, इम्प्रूव करना है नेशनल एनवायरनमेंट को, साथ ही साथ हमें अपने जंगलों को, तालाबों को, नदियों को, और जो भी वाइल्ड लाइफ है ना, जो जानवर और जो भी हैं, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, और उनके प्रति हमें स्नेह दिखाना है ना। जीवित लोगों के, जो जीव जंतु हैं, उनके प्रति। बहुत ज़्यादा हिंदी मुझे आती नहीं है, बहुत मतलब शुद्ध हिंदी, मिक्स इंग्लिश वाला ही बोल पाता हूँ मैं। एच क्या है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो एक साइंटिफिक टेम्पर आपको डेवलप करना है, मतलब जो एक इंसानियत होती है ना, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, एक मतलब जिज्ञासा, है ना, इन सब चीज़ों को क्या करना है, हमें डेवलप करना है। कुछ भी एकदम अंधविश्वासी नहीं बन जाना है। आई है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। और हमें क्या करना है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है और जो है वायलेंस, इसको नहीं करना है। जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे रेलवेज़, रोडवेज़ और कई सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट की हैं, मतलब हमारे पैसे से बन रही हैं, टैक्स की हमारे, तो इन सब चीज़ों को बर्बाद नहीं करना है। मानो दंगा हो गया और आप तोड़फोड़ मचा रहे हो जाके, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी होती। जे है, टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशनल कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हाई लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट्स। और आपको क्या जिम्मेदारी है भाई, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब ढंग से पढ़ाई कीजिए, खूब अच्छा पैसा कमाइए, IAS बन जाइए, IPS बन जाइए, कोई अच्छे कलाकार बन जाइए, मतलब कुछ ऐसा करिए कि देश का नाम रोशन हो एकदम विश्व स्तर पे, या बहुत अच्छा पैसा कमाएं आप, है ना। जैसे अंबानी साहब हैं, अपने अडानी साहब हैं, है ना, तो क्या है भाई, देश के मतलब क्या है, सबसे अमीर लोग हैं दुनिया में, इनका नाम है ना, तो ये नाम कर रहे हैं। एंड के, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन चाइल्ड अवार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर, दिस ड्यूटी वॉज एडेड बाई 86th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये वाला जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट क्लास में भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 86th अमेंडमेंट 2002 से ऐड हुआ था, और इसके एडिशन की वजह से ही 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है।
है ना। तो इसको क्या किया गया था, यहाँ से एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था। तो इसीलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी में खूब पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस वाले को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है। तो फिर नीचे क्या है, यहाँ पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद करने की ट्रिक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐसे, जैसे ABCD है ना, ABCDEFGHI। एक सेकेंड में जरा इस पेन को हटा के इसको पूरा फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ABCD करके ट्रिक बनी हुई है, इससे आप याद कर सकते हैं। A, अबाइड एन देम, जैसे हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे A से अबाइड एन देम, इज्जत करनी है हमें, है ना। B से बापूजी, तो बापूजी से हमारे वो फ्रीडम फाइटर वाला जो था वो। उसके बाद C, कंसोलिडेशन, है ना। कंसोलिडेशन मतलब टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी यूनिटी, है ना। कंसोलिडेट मतलब किसी भी कंडीशन को, जैसे किसी की स्थिति है उसको क्या मजबूत बनाना है, तो उसको कंसोलिडेट करना बोलते हैं। एकत्रित, एक मजबूत ठोस, है ना, लट्ठा गाड़ दिया, उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। उसका D, डिफेंड, जब भी देश को ज़रूरत है तो आपको क्या करना है, डिफेंड करना पड़ेगा, जाके भाई लड़ना पड़ेगा बॉर्डर पे, अगर आप अच्छे खासे कद काठी गए 18 साल से प्लस हो चुके हो। उसके बाद फोर्ट कल्चर वगैरह को, फोर्ट्स और कल्चर को आपको प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद एनवायरनमेंट वाला है G। उसके बाद H, ह्यूमैनिज्म, साइंस। फिर आप I से मतलब वो वायलेंस नहीं करना है आपको। तो J, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, आपको जीनियस बनना है, देश का नाम रोशन करना है ना। उसके बाद के किड्स 6 to 14, उनके एजुकेशन क्या है कंपलसरी। तो यही था लेक्चर। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। फिर मिलते हैं अगला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।